आकांक्षा की मौत, सुसाइड और मर्डर, इन दोनों के बीच में फंसी हुई है। कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो आप लाजमी है यही कहेंगे कि वो मर्डर है, क्योंकि आपका पूरा वकालतनामा, आपका जो अपना स्टैंड है वो कमोवेश यही है। यह मर्डर कैसे है, क्या क्या ऐसे सुराग, सबूत, संकेत हैं जिनके आधार पर आप मानते हैं कि आकांक्षा की मौत जो है वो हत्या है? देखिए, सबसे पहले जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है किसी अपराध को लेकर के, वो मौके की स्थिति होती है। तो जिस तरह से आकांक्षा दुबे बेड पर बैठी हुई हैं और उनके गले में एक फंदे टाइप का लगा करके उनको इस तरह से संभाला गया है एक तरह से कि वो गिरने न पावे, और उसका एक नाट्य रूपांतरण दिखा दिया जाए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है उससे लटक करके। लेकिन जिन परिस्थितियों में आत्महत्या करना दिखाया जा रहा है, उनकी पूरा जो कमर के नीचे का पूरा शरीर है वो बिल्कुल बेड पे पड़ा हुआ है और पैर फैला करके जैसे कोई आराम से बैठता है, उन परिस्थितियों में वो उस पर बैठी हुई हैं। और चादर जो उस पे बिछा हुआ है, जो फोटो है उस पे दिख रहा है कि बिल्कुल एक भी श्रिंकल उन चादरों में नहीं है। तो प्रथम दृष्टया ही देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आकांक्षा दुबे की हत्या करके उनको फांसी का रूप देने का प्रयास किया गया है। उसके बाद किसी भी आत्महत्या में मोटिव और वो जो नोट होता है, आत्महत्या का नोट होता है, वो भी एक पार्ट होता है। न तो उनके पास आत्महत्या करने का कोई मोटिव था, क्योंकि वो बहुत खुश थे। उनके इंस्टाग्राम के पोस्ट वगैरह जो लगातार पिछले 3-4-5 दिनों में लोगों ने देखे और मैंने भी देखे, तो वहां पर ऐसी कोई संभावना नहीं नजर आ रही थी। उनका जो गाना रिलीज होने वाला था वो भी उन्होंने समर सिंह के साथ उसकी फोटो वगैरह, अरे उसके साथ वो पवन सिंह के साथ उसकी फोटो वगैरह लगाई हुई थी। तो उनके मरने का कोई मोटिव नहीं था, न तो कोई उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो उनके पोस्टमार्टम, और वो जो, अच्छा एक और बात है कि जो नॉट लगी हुई है उनके गले में, वो नॉट बिल्कुल साइड में लगी हुई है, जबकि जो आत्महत्या वाली नॉट होती है वो स्पेशल प्रकार की नॉट होती है, उसमें हैंग करते हैं, जिसमें गले के श्वासनली पर दबाव पड़ता है 7 से 8 केजी का, बॉडी का वेट का, तब किसी व्यक्ति की जान निकलती है। और जान निकलने में 45 से 50 सेकंड या कभी कभी 1 मिनट 10 सेकंड भी लग जाता है। तो जब जान निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है, उस समय कोई भी व्यक्ति जब इनर कॉन्शियसनेस में जाता है तो उसके तंत्रिका तंत्र उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए बोलते हैं, और जब उसके तंत्रिका तंत्र रिस्पॉन्ड करते हैं तो वह बचने का प्रयास करता है। उस तरह का कोई भी प्रयास आकांक्षा दुबे के मामले में नहीं दिखाई दे रहा है। और आकांक्षा दुबे ने न तो पैर वैर अपना बेड पे रख करके बचने की कोशिश की है, न तो चादर वहां बिल्कुल। शशांक जी ने अभी तक, शशांक जी मैं आपको रोकना चाहता हूं, आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं और दर्शकों के साथ मैं साझा करना चाहता हूं। शशांक जी ने 3 बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि आकांक्षा दुबे का जो गले का फंदा था वो फंदा सीधे नहीं था, वो बगल में था, पहली बात। दूसरी बात कि सुसाइड नोट उन्होंने कहीं छोड़ के नहीं रखी है, सुसाइड नोट नहीं है। तीसरी बात यह है कि जब कभी भी आदमी फंदे से लटकता है, उसका पैर खाली जगह को पाता है, तो फिर पैर का इनर कॉन्शियस होता है, क्योंकि आप जब सुसाइड कर रहे होते हैं, जान जाने को होती है, तो शरीर जो है उसका नर्वस सिस्टम उस बात की कोशिश करता है कि जान बचे, इसलिए इंसान छटपटाता है। कहीं से भी पैर लगेगा तो उसकी टेक वो ले लेगा। ऐसी टेक लेने की गुंजाइश उसके पास थी कि वो बैठी हुई है, और बैठी हुई हालत में कोई आदमी लटका हुआ वो जान जा सकती है, लेकिन जब आदमी बैठा हुआ है उस हालत में उसकी जान चली जाए, यह भी समझ से, सोच से परे है। कई और सवाल संगीन हैं और मैं अपने मेहमानों को इसमें जोड़ूंगा। मैं आकांक्षा के केस में जो लोग सामने दिख रहे हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो आरोपी हैं, उनको आपके सामने आज मैं रख रहा हूं। लेकिन आकांक्षा का जो बॉयफ्रेंड और भोजपुरी सिंगर एक्टर समर सिंह, समर का दोस्त संजय सिंह, संदीप, समर को पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया और वह जुडिशियल कस्टडी में आज की तारीख में है। समर आजमगढ़ के मेहनगर का रहने वाला है। उसका एक फ्लैट वाराणसी के टकटकपुर में है। वह भोजपुरी का सिंगर और एक्टर है। उसकी कई फिल्में हैं और वीडियो एल्बम। संजय सिंह समर की तरह ही आजमगढ़ का है। उसका घर बिलारीगंज में।
संजय बिल्डर का काम करता है और अपना पैसा बस समर आकांक्षा के फिल्मों एल्बम में लगाता रहा है। अब तक उसने लगभग 25 फिल्में बनाई हैं और जो कंपनी उसने बनाई भी वो समर के नाम से बनाई, समर फिल्म एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। संदीप सिंह बनारस के लंका का रहने वाला है, तीसरा आदमी जो होटल तक छोड़ने आया था और लगभग 8 साल से आकांक्षा के संपर्क में रहा है, जानता है। अगर वह इस मामले में बेकसूर है तो फिर पुलिस ने उससे पूछताछ के बाद जैसे उसको छोड़ा वो भाग क्यों गया। इसलिए पहली बात मैं संदीप सिंह के साथ करना चाहता हूं, संदीप सिंह पर करना चाहता हूं। 2 चीजें हैं, सुशांत जी और प्रियंका जी। संदीप सिंह की भूमिका इसलिए कि वो अगर आदमी मॉलिक्यूलर बार से लेकर के आकांक्षा को चलता है, जिस होटल से बार तक जाने में रात के 8 बजे 1 घंटे का समय लगता है, रात के 12:30-1 बजे के आसपास जब सड़क खाली होती है और ट्रैफिक नहीं होता है उस समय उसको 1.5 घंटे लगते हैं, जबकि वो फासला 30 मिनट का हो जाता है। तो 1 घंटे वो आदमी कहीं ना कहीं और रहा होगा। वो आदमी जब होटल पहुंचता है उसके बाद कमरे में जाता है, कमरे में 20 मिनट गुजारता है और पुलिस को बताता है कि मैं दरअसल वॉशरूम चला गया था। अगर कोई आदमी वॉशरूम जाता है तो कमरे की लाइट ऑफ नहीं होती है और वो जब आकांक्षा को लेकर कमरे में गया तो लाइट ऑफ कर दी गई। संदीप सिंह को लेकर के कई तरह के सवाल हैं, बावजूद इसके संदीप सिंह को पुलिस छोड़ देती है और वो फरार हो जाता है। संदीप सिंह की भूमिका आपके केस में क्या दिखती है सुशांत शेखर जी? संदीप सिंह के जाने का वीडियो उस कमरे में आकांक्षा के साथ सारे लोग देखते हैं और पुलिस ने भी वही वीडियो रिलीज किया है। संदीप कमरे से निकलता है, इस बात की कोई भी वीडियो फुटेज अभी तक नहीं आई है, किसी भी मोड में नहीं है। आकांक्षा को यह बताया जाता है कि जब संदीप चले जाते हैं तो आकांक्षा रील पे अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आती है और उस समय यह बताया जाता है कि संदीप सिंह वहां नहीं रहते, पहले निकल चुके होते। बताता कौन है? होटल का कर्मचारी बताता है। वो जो रील होती है उसका स्क्रीनशॉट दिखाता कौन है? होटल का कर्मचारी दिखाता है। तो होटल के कर्मचारी और संदीप के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन है कि संदीप सिंह अंदर उसके साथ गए, आकांक्षा के साथ, लाइट बंद हुई। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं कि जब वहां पर पुलिस गई, वहां पर जांच हो रही थी तो वहां पर कुछ पत्रकार बंधु भी थे जब फॉरेंसिक जांच चल रही थी कमरा नंबर 105 में। तो उनका कहना यह है कि वहां 3-4 शराब की बोतलें रखी हुई थी और 3-4 गिलास रखे हुए थे वहां पर टेबल पे और आकांक्षा उस होटल के बाहर थी। इसका मतलब यह है कि संदीप के और आकांक्षा के होटल में आने से पहले उस कमरे में 2-3 लोग बैठ करके शराब पी रहे थे और जब आकांक्षा अंदर जाती है संदीप के साथ तो तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी जाती है। कमरे की लाइट बंद करने के बाद 17 मिनट बाद वो लड़का बाहर निकलने की बात होटल मैनेजमेंट द्वारा बताई जाती है। लेकिन संदीप सिंह के वहां रहते ही संदीप सिंह उस कमरे में ही था जिस समय आकांक्षा की रील को उस होटल के कर्मचारी के द्वारा ये बताया गया कि सुशांत शेखर ये आकांक्षा के वकील हैं, 4 बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही मजबूत दावेदारियां हैं। पहली बात यह है कि कमरे में जब मैं चाहूंगा अपनी टीम से कि वो उस वीडियो को दिखाएं जिस समय आकांक्षा रात के 1:52 के आसपास दोबारा लौट करके अपने कमरे में दाखिल हो रही है और संदीप साथ है। जब रात के 1:52 पर दोनों अपने कमरे में दाखिल हुए तो बकौल सुशांत शेखर सिंह जो आकांक्षा के वकील हैं, उस कमरे के भीतर 3-4 लोग और थे और जैसे ही कमरा खोल करके आकांक्षा अंदर गई, कमरे की लाइट ऑफ कर दी गई और वो लोग अंदर थे और संदीप भी अंदर था। संदीप के अंदर जाने, आकांक्षा के अंदर जाने के बाद का वीडियो कहीं नहीं है। पुलिस कहती है कि उसके 20 मिनट के बाद संदीप निकल गया, लेकिन पुलिस की इस बात का प्रूफ नहीं है, डिजिटल प्रूफ। जैसे कि संदीप के अंदर जाने का आकांक्षा के साथ का वीडियो है, वैसे संदीप के निकलने का कोई प्रूफ नहीं है। और आकांक्षा का रात के 2:21 पर जो इंस्टाग्राम पर लाइव है, लगभग 20 मिनट के आसपास लाइव है उसका, उस समय 900 के आसपास लोग उसको देख रहे थे। उस समय वो चुप है और रो रही है, वो डिप्रेशन का शिकार दिख रही है, तकलीफ में दिख रही है, दर्द में दिख रही है। ये रात कर 2:21 और 1:52 के बीच में क्या हुआ? 1:52 पर जब दाखिल होता है संदीप आकांक्षा को लेकर कमरे के भीतर,
शशांक शेखर सिंह का कहना यह है, कमरे के भीतर जो बोतलें पड़ी हैं शराब की, वो शराब की बोतलें कुछ लोग कमरे के भीतर पी रहे थे। कमरे को बंद किया गया, दरवाजा बंद हुआ, लाइट ऑफ की गई, उसके बाद आकांक्षा के साथ कुछ और हुआ होगा, यह इनका अंदेशा है। इसके आधार पर कोर्ट में ये अपना मुकदमा लड़ेंगे। जो है वो बहुत पेचीदा है, संगीन है और कई तरह के संदेह सवाल हैं जो वाजिब से लगते हैं कि वो हत्या की तरफ इशारा करें। ये हत्या है, इस बात को कहने में बहुत गुरेज संकोच करने की जरूरत नहीं है। हालांकि काम ये अदालत का होता है कि तय करे कि वो हत्या है या खुदकुशी। लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए जो अभी जुड़े हुए हैं उनके 5-7 बड़ी बातें जो इस चर्चा के दौरान आई हैं। मधु जी, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। मधु दुबे जो आकांक्षा की मां है, मेरे साथ बैठी हुई हैं। उन्होंने 3 बातें कही। मेरी बेटी की मौत के बाद होटल से पुलिस ने बॉडी निकाली, इस बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई, जबकि बेटी के सारे रिकॉर्ड्स होटल के पास पड़े हुए थे। दूसरी बात, पोस्टमार्टम जो किया गया वो भी परिवार की मंजूरी या सहमति के बगैर पुलिस ने पोस्टमार्टम कर दिया। तीसरी बात यह है कि अंतिम संस्कार के समय भी जो इंतजाम थे, जिस तरीके से हुआ, उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी परिवार को नहीं है। यानी कि पोस्टमार्टम करवाने, अंतिम संस्कार करने के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार अपना काम करते रहे होंगे। मैं फिर से कहता हूं, संदेह है। अब मैं शशांक जी आपके पास आ रहा हूं। आपने अभी सवाल पूछा कि डेड बॉडी कैसी थी, आपने क्या देखा, डेड बॉडी कैसी थी? देखिए, जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिखाई देते हैं बॉडी के, उन परिस्थितियों को देखने से बॉडी से ब्लूइश लम्स आ रहे हैं, मतलब नीले कलर का कुछ लम्स उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का डिक्लेरेशन पुलिस ने किया तो पुलिस ने बताया कि सी वाज ड्रंक्ड, और उसके गर्दन पे बताया कि उसके पीछे गर्दन पे निशान है उसके फंदे के। लेकिन जब हम लोगों ने 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो हम लोगों ने पाया कि उसके स्टमक में एल्कोहल था ही नहीं, और न तो वो ट्रेस आउट था, और उसके ब्रीथिंग स्पीच में भी एल्कोहल नहीं था। फिर उन्होंने एक स्टोरी बताई कि वो एक पार्टी में गई थी जिसमें 3 लोगों ने मिलकर 11,000 का खाना खाया था। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे, पुलिस ने ये बात नहीं बताई, और कि उसके पेट में अनाज था ही नहीं, मतलब उसके पेट में खाना बिल्कुल नहीं था। और उसके जो पैनक्रियाज होते हैं, जिससे एंजाइम्स निकलते हैं भोजन को पचाने वाले, उसका चेम्बर फुल था। मतलब कि खाना पचाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी नहीं उसमें हुई थी स्टमक के अंदर। अच्छा, उसके स्टमक के अंदर एक ब्राउन कलर का अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस पाया गया। उस सब्सटेंस की वजह से उसके स्टमक के जो चैम्बर्स थे बिल्कुल चोक्ड हो गए थे। तो जब मैंने इसकी एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि चैम्बर्स चोक्ड उन परिस्थितियों में होते हैं जब कोई हैजार्डियस पदार्थ स्टमक में जाता है। तो वो ब्राउन कलर का 20 to 30 ml का जो फ्लूइड उसके पेट में पाया गया, वह क्या था यह पता करने का प्रयास पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। आकांक्षा दुबे की माता जी ने कहा कि समर सिंह मेरी बेटी को टॉर्चर करता था, परेशान करता था, उसको मारता था, उसको शादी के लिए कहा करके अपने साथ रखा, लेकिन शादी नहीं किया, और मेरी बेटी की हत्या हो गई। तो ये दोनों अलग अलग पैरे की चीजें हैं। उनकी बेटी की हत्या, और समर सिंह और संजय सिंह ने 21 तारीख को उसको धमकी दी थी, लेकिन इन लोगों ने उस घटना को यह झुका के जोड़ा कि समर सिंह और संजय सिंह के वजह से वो आत्महत्या कर ली, जबकि आत्महत्या का कोई इंस्टांस बनता ही नहीं है। और जो परिस्थितियां बनती हैं, देखिए, अगर किसी विषय को आत्महत्या डिक्लेयर करना है तो उनको मोबाइल कार्ड डिटेल्स वगैरह की जानकारी करनी चाहिए थी, तो अभी तक उसके कार्ड डिटेल्स ओपन नहीं हुए, और उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आई नहीं, और उसके जो लैब टेक्नीशियन की रिपोर्ट आनी थी वो उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। तो इन सारी परिस्थितियों के होते हुए, अच्छा, एक और बनारस के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने एक प्रेस नोट जारी कर दिया। हम लोगों ने जब यह आरोप लगाया विवेचक के ऊपर कि विवेचक ने वादिनी का बयान नहीं लिया है और अपने मन से FIR लिखा है, तो माननीय न्यायालय ने थाना सारनाथ से रिपोर्ट मांगी कि इस प्रार्थना के पत्र के प्रकाश में रिपोर्ट दीजिए। तो उसके एक दिन बाद बनारस के पुलिस कमिश्नर का एक प्रेस नोट जारी होता है कि उसने आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने एविडेंस दी है, जबकि उसका जो पहला पैरा है, मतलब पहले पेज की जो आखिरी लाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि
उसका शरीर होटल कर्मचारियों ने फांसी के फंदे से लटकता हुआ देखा, मतलब हैंग करता हुआ देखा। तो मेरा और आकांक्षा दुबे की मां का एक ही निवेदन है बनारस के कमिश्नर साहब से कि उन जिन परिस्थितियों में होटल के कर्मचारियों ने उसकी लाश को लटकता हुआ देखा, वो वाला फोटो वो दिखा दे। तो लटक तो वो रही नहीं थी, उसका जो लोअर बॉडी पार्ट था वो बिल्कुल बेड पर बैठा हुआ था और किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या की कोई भी संभावना उससे नहीं होती। अच्छा, मैं बता रहा था कि देखिए जब यहाँ पर फांसी का फंदा लगता है तो 7-8 किलो का वेट चाहिए इसको दब करके प्राण निकालने के लिए, और वो लगभग 50 सेकंड की प्रक्रिया होती है। तो वो जब बैठी हुई थी तो उसके शरीर का मतलब उसके सिर का भी वजन उसके गंदे पर नहीं, गर्दन पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो ऊपर टंगा हुआ है वो उससे तो मतलब वहां 7-8 किलो का वजन उसके श्वास नली पे पड़ा ही नहीं, तो उसकी मृत्यु वैसे हो ही नहीं सकती है। मेरा कहना यह है कि उसके पेट में जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस पाया गया अनआइडेंटिफाइड, जिसकी वजह से उसके स्टमक चोक्ड हो गए थे। और एक और बात है कि उसके जो हार्ट्स के चैम्बर है वो भी फुल ऑफ ब्लड है। मतलब अगर वो उसने बचने का प्रयास किया होता तो वो चादर को नोचती, पैर फैलाती, पैर खींचने का प्रयास करती, तो उससे ब्लड उस चैम्बर से निकल करके जी बोलते रहे। ब्लड उस चैम्बर से निकल करके बॉडी में रन करता, क्योंकि वो दिमाग का काम नहीं होता है, वह तंत्र का काम होता है जब वो अपने शरीर को बचाने का प्रयास करता है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों का ये वर्जन ये है कि उसकी हत्या हुई और हत्या के बाद उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए उसको जो है कि इस तरह से फांसी में लटकाने का एक ड्रामेटिकल तरीका रचा गया। जी, मेरे दो तरफ, एक तरफ आप देख रहे हैं एक मां है मधु शर्मा जी, आकांक्षा की मां है, दूसरी तरफ आकांक्षा की मां के वकील, आकांक्षा की मौत का इंसाफ मांगने वाले वो पैरोकार जो अदालत से जाकर के अपने अदालत के सामने अपनी बातें रखते हैं और इंसाफ लेने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें इस शो के दौरान आपने देखी हैं जो कई तरह के सवाल संदेह खड़ा करती हैं और कहीं न कहीं आकांक्षा की मौत को मर्डर यानी कि हत्या की तरफ वो इंगित कर रही हैं। कोई भी आदमी सुसाइड ऐसे नहीं करता है। सुसाइड करने का कोई तात्कालिक कारण होता है, वो दिखना चाहिए। तस्वीरों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस पूरे केस में बाहरी कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन आकांक्षा की मौत का तात्कालिक कारण जो दिखता है वह संदीप सिंह है। सुशांत जी देखिए, जो इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण कि आकांक्षा दुबे के पास कोई भी काज ऑफ आत्महत्या का कोई कारण नहीं था। उनके बॉडी का जो स्टेटस है वो बिल्कुल ही है। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, उनके कमरे में जब पत्रकार लोग सबसे पहले गए और फॉरेंसिक जांच हो रही थी तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था। ठीक है, पूरा कमरा बिखरने का मतलब है कि शराब की गिलास पड़े हुए थे, बोतलें थी और कमरा अस्त व्यस्त था। लेकिन आप उस चादर को देखेंगे जिस पर उसको बैठा करके वो पोजीशन डेवलप की गई है, वो चादर बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल श्रिंकल लेस है। तो वो प्रथम दृष्टया जो है वो घटना में ये समझ में आता है कि जो भी उसने बचने का प्रयास किया होगा, उस बचने के प्रयास में कमरे में भी अस्त व्यस्त चीजें हो गई होंगी, लेकिन चूंकि मरने के बाद वो बेड पर उसको बैठाया गया इसलिए वहां पर वो स्थिति नहीं बन पाई। तो वो सुशांत जी, समय की कमी है, लेकिन आपने आकांक्षा के वकील के तौर पर इंडिया न्यूज के जरिए देश के सामने अपना जो पक्ष रखा है वो बहुत कन्विंसिंग है और प्रियंका जी और निशा जी ने जो अपनी बात रखी है उसमें बहुत दम है। काम कानून का है, लेकिन पुलिस भी सवालों के घेरे में है। वो तमाम लोग, चाहे वो समर हैं या संदीप हैं या संजय हैं या अनुराधा हैं, यह सब लोग भी संदेह सवालों के घेरे में हैं। जैसे जैसे जांच ईमानदारी से आगे बढ़ेगी और अदालत इनके अलावा मुख्य साजिशकर्ता कोई और है, कोई और भी हो सकता है। मैंने कहा कि पर्दे के सामने जो चेहरे दिख रहे हैं, इन चेहरों की बिना पर, उन झगड़ों के बिना पर और इनके बीच जो रिश्ते तने हुए हैं, इसके आधार पर कोई आदमी अपना मतलब साध गया हो और इनके सिर पर वो ठीकरा फोड़ गया हो, यह भी हो सकता है। इस खेल में किरदार कई हैं, साजिशें कई हो सकती हैं और कई लोग हो सकते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा, इंसाफ की लड़ाई चल रही है।